वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एवरीवन सीरीज की तीसरी वीडियो एंड आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड वो है इन्वेस्टमेंट्स। मैं हमेशा हर किसी को जिससे मेरी मुलाकात होती है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सोशल सर्कल, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सबको मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, परसुएड करता हूँ, इंसिस्ट करता हूँ उनके साथ कि आप अपने आप में सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स की आदत डालें। अब जो पहला मोस्ट कॉमन आंसर मुझे मिलता है, दो आंसर्स मिलते हैं। सबसे पहला आंसर होता है कि जी हमारे पास तो इतनी सेविंग ही नहीं होती, पैसे बचते ही नहीं है, तो महीने का 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार बचता है तो मैं वो उससे इन्वेस्ट करके उसको मैं कौन सा करोड़पति बन जाऊंगा। तो एक आंसर ये मिलता है एंड दूसरा आंसर मुझे ये मिलता है कि यार जो थोड़े बहुत बच रहे हैं वो भी तुम्हारे मशवरे मान के हम डुबो देंगे। तो बात ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ इस 10-12-15 मिनट की वीडियो में कुछ जस्टिफाई कर पाऊँ कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करना क्यों ज़रूरी है या थोड़ी सेविंग्स करना भी क्यों ज़रूरी है। एंड दूसरा, मैं कुछ 4-5-6 जो मेरे जहन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, कि आपको कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, तो वो मैं ज़रा इस वीडियो में कोशिश करूँगा बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो मुझे आंसर सुनने को मिलता है वो है कि 10-15 हज़ार मंथली अगर मैं बचाता हूँ या 20 हज़ार मंथली बचा रहा हूँ तो उसको इन्वेस्ट करके मैं करोड़पति नहीं बन जाऊँगा। तो ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है कि आप उसको बचा के करोड़पति नहीं बन पाएंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहली आपकी कंसिस्टेंसी एंड दूसरी कि क्या वो वाकई पैसे आपके लिए सरप्लस है। अगर वो पैसे आपके लिए सरप्लस हैं और आप उसको कंसिस्टेंटली हर महीने 10-15 हज़ार इन्वेस्ट करते रहें एंड मंथली बेसिस पे, तो आज से 10 साल बाद वो आपके जो पैसे हैं वो कम से कम 40-50 लाख हो चुके होंगे। शायद कम हो, बट एक आइडिया देने का मकसद ये है कि अगर आप सिंपल 15 हज़ार मैं को बेस बनाता हूँ, 15 हज़ार आप अगर महीने का बचा पाते हैं तो आप ईयरली आई थिंक 1,80,000 बचाएंगे। 1,80,000 इंटू 10 अगर आप करें तो वो 1.8 मिलियन बनता है। ये है विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट प्रॉफिट। लेकिन जब आप उस पर प्रॉफिट लेंगे और प्रॉफिट कंपाउंड होगा तो वो 1.8 मिलियन नहीं रहेगा, वो 10 साल बाद आई एम 100% श्योर कि डबल से ज्यादा हो चुका होगा। तो ये चीज डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पे और आप कितने लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं। अगर वो पैसे सरप्लस हैं और आप वो जाया कर देंगे फजूल खानों में, फजूल घूमने फिरने में, उससे बेहतर है कि आप उनको 10 साल 15 साल के लिए रख दें, जमा करते जाएं। तो जब आप इस पोजीशन में हो कि जी अब ये ठीक ठाक अमाउंट हो गई है तो आप अपने शौक पूरे करें, उसमें से खाए पिए, तो ये बात गलत है कि 10-15 हज़ार मंथली से कुछ नहीं होता, उससे बहुत कुछ हो सकता है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड डाइवर्सिफाई। चलिए खैर वो बात की बातें, बट आप ये माइंडसेट गलत है कि हम 10-15 हज़ार से कुछ नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जी आपके मशवरे मानेंगे, वो पैसे पड़े अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में, तो एटलीस्ट डूबेंगे तो नहीं। तो बात सही है। तो इसके लिए मेरा जवाब है कि आप इन्वेस्ट वहां करें जहां आप कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट मींस कि जहां आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देख लें। अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उसमें ऑफ कोर्स रिस्क फ्री होगा तो रिटर्न भी कम होगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना होने से तो बेहतर होगा ना। तो इसलिए अब मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ। ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी सबसे कॉमन एक आम इंसान भी जानता है, वो है सेविंग अकाउंट्स। अगर आप हर महीने 15 हज़ार रुपया बचा रहे हैं, ये अभी मैं बेस 15 हज़ार को लेकर चल रहा हूँ, अगर आप 1.5 बचा रहे हैं, 2 लाख बचा रहे हैं, 5 लाख बचा रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लें। बट अभी मैं एक बिल्कुल बेसिक लेमैन यानी जो आम इंसान है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसके पास है 15-20 हज़ार की, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप महीने का 15-20 हज़ार सेविंग अकाउंट में रखवाते जाएँ, ठीक है, सेविंग अकाउंट में रखवाते जाएँ, तो आपको रिटर्न मिलेगा। और वो रिटर्न अभी करंट आई थिंक मार्केट के हिसाब से एनुअल 12-13% के करीब आपको मिलेगा। मतलब आपने अगर साल में 1,80,000 अपना जमा करवाया है तो उसके साथ कोई 20-25 हज़ार लगेगा ही, कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं, बढ़ेंगे ही, वो कम नहीं होंगे। दूसरी चीज, रिस्क फ्री है, ये टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपके पैसे डूबने का चांस 0 है, अनलेस कि बैंक भाग जाए। अब जाहिर है बैंक आपके 15 हज़ार लेके तो नहीं भागेगा। अगर मुल्क की इकोनॉमी या मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, वो आपको पता है कि वो 1 in 100% और 1000% चांस होता है। तो वो मतलब रिस्क फ्री है, वर्चुअली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा
एक आधी और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, टी बिल्स होते हैं। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बॉन्ड्स होते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो टेक्निकल लोगों के लिए। लेमैन के लिए सिंपल है, आप इन्वेस्ट करें सेविंग अकाउंट में एंड आप रिटर्न खाएं उस पर। अच्छा, अब इसमें ना दो दो चीजें होती हैं। एक एक कुछ लोगों का माइंडसेट है कि नहीं जी ये सूद है और सूद जो है वो हराम है, तो हमें वो नहीं करना। तो उन लोगों के लिए फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें फिर एक कैटेगरी आ जाती है कि जो सूद कहते हैं, बट वो कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग हलाल है, तो फिर इस्लामिक बैंकिंग में रखवा लें आप। इस्लामिक बैंक में भी सेविंग अकाउंट्स हैं, वो भी आपको प्रॉफिट देते हैं, लेकिन वो इस्लामिक टच देने के लिए आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो मतलब अगर आपको कन्वेंशनल बैंक 12-13% रिटर्न दे रहा है, तो वो आपको शायद 10-11% देगा, क्योंकि वो इस्लामिक है, तो फिर उन्होंने अपनी फीस चार्ज करनी है सिर्फ उसने इस्लामिक कवर देने के लिए। क्योंकि मेरी इस पर सेपरेट वीडियो है, मैंने वो पूरी वीडियो बनाई है कि मेरे हिसाब से दोनों बैंक्स बराबर है, कन्वेंशनल और इस्लामिक में कोई फर्क नहीं है। आप नाम चेंज कर दे तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन तो चेंज नहीं हो जाती। तो वो वीडियो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, तो आप लाजमी देखिएगा कि मैं क्यों समझता हूँ कि दोनों बैंक्स कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक सेम है। बट वो एक सेपरेट डिबेट है, वो आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें ये है कि आप फिर इस्लामिक में रखवा लें अगर आपको कन्वेंशनल बैंकिंग हराम लगती है। उसके बाद इसमें डाउनसाइड क्या है? डाउनसाइड इसमें ये है कि ऑफ कोर्स आपको एक जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट वो लिंक्ड होता है काइबर से। काइबर बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी शायद, तो प्रॉफिट का रेट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर काइबर गिरेगा तो आपका प्रॉफिट का रेट भी गिर जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ एक लेस रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। आप पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप इन्फ्लेशन देखें 30-40% है एनुअल, और उस हिसाब से अगर आप रेट ऑफ रिटर्न देखें 10-12%, मीन्स आप फिर भी जो वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर आप चेक करें तो आप साल के आखिर में 20-25% नेगेटिव पे ही होंगे, बट एब्सोल्यूट मनी में आप बढ़े होंगे, आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, बट इन्फ्लेशन को तो ऑफकोर्स आप मीट नहीं कर पाएंगे इससे। दूसरा इसमें डाउनसाइड ये है कि डाउनसाइड नहीं है, बट वो यही है कि आपकी जो प्रॉफिट है उस पर ठीक ठाक विदहोल्डिंग टैक्स पड़ेगा। 15% है आई थिंक अगर आप फाइलर हैं, एंड अगर आप नॉन फाइलर हैं तो शायद 30 से 35% है। तो इसलिए ये है कि फिर आप रिटर्न भी फाइल करें, अदरवाइज अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको जो भी आपका प्रॉफिट का रेट है उसमें से 30-35% तो आपका टैक्स में कट जाएगा। तो एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया कि सेविंग अकाउंट है, इट इज वर्चुअली अ टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं थोड़ी सी रिस्की की तरफ। थोड़ी सी रिस्की के लिए जो आजकल की मार्केट में बहुत इन है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की। इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ म्यूचुअल फंड्स भी एक्चुअली क्या करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपसे या हमसे पैसे लेते हैं। मैं मतलब एक इन्वेस्टर बनता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं जिसको हम आसान वर्डिंग में समझने के लिए कहते हैं कि जी म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स ले लेते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, जो पैसा हम उसको देते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करता है। अब हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है, एक आम इंसान एक्सपर्ट नहीं है, बट म्यूचुअल फंड्स का काम ही यही है। उन्होंने फंड मैनेजर्स रखे होते हैं, उनका काम ही यही है। वो CFAs होते हैं नॉर्मली, या कोई और हाईली क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि उन्होंने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब वो पैसा 3-4-5 जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हर चीज कि किसने कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है वो म्यूचुअल फंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो उनकी कमेटी होती है, इन्वेस्टमेंट कमेटी, वो अप्रूव करती है। जैसे 100 बंदा या 500 बंदा है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है और उससे उस म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ रुपया जनरेट किया। अब वो 1 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ लगना है वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है, और वो हर बंदे के रिस्क के हिसाब से होता है कि मैं 100 रुपया दे रहा हूं तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो वो मेरे पैसे कहीं और लगाएंगे उस हिसाब से कि मेरा रिस्क लो हो। अगर मैंने एक और बंदा उसने 1000 रुपया लगाया है और वो कहता है मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले लूंगा, तो फिर उसके हिसाब से वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड हमारा पैसा लेगा, इन्वेस्ट करेगा। वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप हाई रिस्क हैं तो वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा सारा। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं ना मॉडरेट रिस्क टेकर करूँ, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो वो आपका पैसा मनी मार्केट में लगाएगा, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएगा और कुछ पैसा वो फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट में लगाएगा। यानी आपको रिस्क आपका उसने वो कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया कि कुछ पोर्शन आपका रिस्क फ्री रह गया, कुछ उसने मॉडरेट रिस्क में ले गया और कुछ वो हाई रिस्क यानी स्टॉक मार्केट में ले गया। एंड अगर आप कहते हैं नहीं भाई मैं तो बिल्कुल भी रिस्क लेना चाहता, तो फिर वो आपका सारा पैसा जो है वो मनी मार्केट, मनी फंड उनका होता है, जिसको हम सिंपल वर्ड में सेविंग अकाउंट की एक टाइप कह सकते हैं, वो उसमें रखवा देते हैं। तो ये इस तरह म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं। वो पैसे कमाएंगे, उसमें से अपनी फीस चार्ज करेंगे, बाकी आपको दे देंगे।
अब इसमें डाउन साइड्स क्या है? सबसे पहला डाउन साइड, अच्छा इसमें पहले हम जरा एंट्री रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। आजकल पाकिस्तान में और कुछ अर्सा पहले से पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड ऑपरेट कर रहे हैं एंड उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट बिल्कुल जीरो है। आप 500 रुपए से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी डाउन साइड पे आते हैं। पहली चीज, आपका पैसा, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होगी अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आप अगर इन्वेस्टर जो उनका म्यूचुअल फंड में जो फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहे, उनके लिए जो रिटर्न है उससे बेहतर है आप सेविंग अकाउंट में रखवा दें। आप म्यूचुअल फंड में जो उनका वो मनी फंड कहते हैं जिसको, उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा और जो आपको सेविंग अकाउंट्स में रिटर्न डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मिलेगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने स्टॉक म्यूचुअल फंड में लगा के भी मनी मार्केट में रखवाने हैं, जो उनका मनी मार्केट फंड होता है, उससे बेहतर आप डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में रखवा दें, आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा। दूसरे नंबर पे, अगर आप स्टॉक मार्केट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें रिस्क है। उसमें रिस्क ये है कि अगर आपने आज, जिस तरह मैंने एक और वीडियोस पे भी बनाई है, वो मैं वीडियो भी लिंक कर दूंगा, कि मेरे हिसाब से इस वक्त स्टॉक मार्केट में एंट्री का टाइम नहीं है। इस वक्त अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी वो आपका पैसा लेगा और स्टॉक मार्केट में डाल देगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप समझते हैं जी म्यूचुअल फंड जो है वो मेरा पैसा बेहतर यूज कर सकता है, तो देयर इज अ चांस कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है या नीचे आती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फौरन नीचे गिर जाएगी। प्लस देयर इज अ फीस। आप जब 500 रुपए स्टॉक मार्केट इसको म्यूचुअल फंड में देते हैं, उसके ऊपर वो फ्रंट लोड चार्ज करता है, यानी कि 1 से 1.5% वो अपनी फीस के नाम पे काट लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीसिस होती हैं, प्लस उनकी साल की मैनेजमेंट फीस होती है, प्लस अगर आप स्टॉक मार्केट के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगी। सही है, तो ये एक रिस्क है, बट इट इज अ रिलेटिवली लेस रिस्कियर एज कंपेयर टू कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। तो अब अगली जो हमारी स्टॉक मार्केट अपनी जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो यही है, वो है स्टॉक मार्केट। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, आपको पता है कि कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, किस तरह शेयर्स ऊपर जा सकते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों तरह के तरीके होते हैं किसी भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो तीसरी अपॉर्चुनिटी है जो थोड़ी आई वुड से मॉडरेट टू हायर रिस्क कैटेगरी में आ जाती है, मॉडरेट रिस्क या मॉडरेट से ऊपर चले जाए, वो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। जिस वक्त मैंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाया था, तब मैंने 25,000 रुपए दिए थे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, एंड वो 25,000 मेरे अकाउंट में आ गए थे फॉर ट्रेडिंग, यानी कि देयर इज अ जीरो फीस। स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको किसी ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है। मल्टीपल ब्रोकर्स हैं जो आपको ये ब्रोकरेज सर्विसेज देते हैं, जैसे मैं अगर 2-4 के नाम ले लूँ, मेरा अपना अकाउंट जेएस ग्लोबल के साथ है, देयर इज एकेडी सिक्योरिटीज, देयर इज IGI सिक्योरिटीज, देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटीज, देयर टॉप आई डोंट नो टॉप लाइन समथिंग भी है, बट बहुत ज्यादा ब्रोकर्स है। आप ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाएंगे, वो आपका अकाउंट खोल देंगे, आपको एक ट्रेडिंग टर्मिनल दे दिया जाएगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप जो पैसे हैं वो उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, आपके पास पैसे शो हो जाएंगे, जो कंपनी का शेयर आप लेना चाहें ले लें, जो छोड़ना चाहें छोड़ दें, जो बेचना चाहें बेच दें। आज आपने एक शेयर लिया 100 रुपए का, कल वो 102 रुपए का हो गया, आप बेच दें, 2 रुपए का प्रॉफिट आपका आ गया। तो ये इसमें अब रिस्क है कि आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, रिस्क है कि अगर मुल्क ओवरऑल इकोनॉमी क्रैश कर जाए या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, कोई भी मसला हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकती है, आपके पैसे फंस सकते हैं। तीसरा इसमें जो रिस्क जिसको मैं कहूँगा वो है कि अगर आपकी नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपको खुद ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको ज़रूरत किसी ब्रोकर को या किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें और रिस्क क्या है? इसमें एक रिस्क नहीं है, लेकिन डाउन साइड है कि इसमें भी अगेन अगर आप कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं साल, 2 साल, 4 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो कंपनीज डिविडेंड भी देती है, वो आपकी इनकम होती है, लेकिन इनकम में एक रिस्क आता है कि आपका टैक्स, अगर आप फाइलर नहीं है तो अगेन उस डिविडेंड पे भी टैक्स कट जाएगा, तो जरूरी है कि आप रिटर्न फाइल करें। और इसके अलावा मैं अगर इसमें कोई रिस्क बताना चाहूँ तो ऐसा यही है कि शेयर की प्राइस गिर जाएगी, एंड अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आप पैनिक करके बेच देंगे, या आपको लंबे अरसे के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। बट इस वक्त अगेन मेरी ओपिनियन सेम है कि इस वक्त मार्केट में एंट्री का टाइम नहीं है, तो अभी आप अवॉइड ही करें, बट ऑफ कोर्स मेरा काम था बता देना। 3 हो गई। चौथी चीज, पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं वो आप सबको पता है, और इन हालात में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है जो मार्केट, वो है हमारी रियल एस्टेट मार्केट। इस वक्त अब रियल एस्टेट के भी ना 2-3 हम सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले
जो उन एरियाज के प्लॉट्स हैं जहां पर घर मौजूद हैं, यानी कि फुली पॉपुलेटेड एरियाज। दूसरी कैटेगरी हम कह देते हैं खाली प्लॉट्स की, जहां भी आबादी उस तरह नहीं है। और तीसरी है फाइल्स की मार्केट। तो हम स्टार्ट करते हैं तीसरे से। देखिए, फाइल्स की मार्केट तो इस वक्त टोटली क्रैश हो चुकी है। ना किसी कंपनी की फाइल इस वक्त पॉजिटिव में है, ना कोई ट्रेडिंग है, ना कोई बिजनेस है। सही है। जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी मार्केटिंग कंपनी कोई गिमिक्स है, वो बस आप सबको ख्वाब दिखा के ना लोगों को एंड फाइलें बेच रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि पाकिस्तान की जो फाइल्स की मार्केट है वो क्रैश हो चुकी है। जो ओपन प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यूज 40 से 50% कुछ एरियाज में गिर गई हैं। हाँ, जहां पे आबादियां हैं, जहां पे लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां मतलब ये है कि अब लोग इन्वेस्ट करने के लिए प्लॉट्स नहीं लेंगे, वहां रहने के लिए प्लॉट्स लेंगे। तो वहां की प्राइसेस समवट स्टेबल हैं, बल्कि वहां बढ़ी हैं, गिरी नहीं है। ये मैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जैसे सिटी के सेंटर्स हैं या बहुत अच्छे जो लिविंग के एरियाज हैं वहां की बात कर रहा हूँ। बट जो ओपन एरियाज हैं वहां पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है। अब इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि शायद आप लोग इसे डिसएग्री करें, बट मेरा ये मशवरा होगा कि ये वो टाइम है जब आपको रियल स्टेट में फाइल्स में काम करना चाहिए। काम करने से मेरा मुराद ये नहीं है कि आप आज लेंगे और 6 महीने बाद बेच देंगे, नहीं। आप ऐसी सोसाइटी ढूंढें जिस पे आपको ट्रस्ट है। अब वो मैं किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात नहीं करूंगा, ये आप उसके लिए ज़ाहिर है किसी मार्केटिंग कंपनी से भी उस तरह मशवरा नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी आपको अपनी उस सोसाइटी की फाइल बेचेगी जहाँ कमीशन ज़्यादा है। आप क्या करें, आप ज़रा पिछले 2, 4, 5, 7 साल में हिस्ट्री देखें कि कोई भी सोसाइटी वो किस प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया है, उसकी हिस्ट्री क्या है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। एक सोसाइटी थी लाहौर में, अभी भी है, अलकबीर के नाम से, अलकबीर टाउन, कबीर टाउन या अलकबीर टाउन, ठीक है। उन्होंने फेज 1 लॉन्च किया, सक्सेसफुल हुआ, टाइम पे डिलीवरीज की। फिर उन्होंने फेज 2 लॉन्च किया एंड मैं जानता हूँ वहाँ पे 15-15 लाख रुपए की तीन मरला की फाइल्स थी एंड वो आजकल 40-50 लाख की हैं, बड़ी अच्छी डिलीवर की। अब उन्होंने इसके बाद क्या किया कि इन 2 फाइलों की सक्सेस को यूज करते हुए कुछ 7-8 सेक्टर्स बाद में लॉन्च किए, मरियम टाउन के नाम से, किंग्स टाउन फेज 1, किंग्स टाउन फेज 2, फिर अलकबीर ऑर्चर्ड, फिर फेज 2 में एक उमर ब्लॉक के नाम से लॉन्च किया। सब मैं फ्रॉड नहीं करूंगा लेकिन सब डिलेड। मतलब ये है कि उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली प्ले किया कि शुरू के 2 ब्लॉक्स बनाए, शुरू के 2 सेक्टर्स बनाए एंड उसके बाद से 8 से 10 ब्लॉक्स लॉन्च कर चुके हैं। 4-4, 5-5 साल होने वाले हैं लॉन्च हुए एंड अभी तक कुछ है ही नहीं, कोई सीन ही नहीं है। तो इस तरह सोसाइटीज को भी आपने थोड़ा एनालाइज करना है। इसी तरह अगर आप न्यू मेट्रो सिटी की एक बड़ी एड चली, मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ इन चीज़ों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक नाम है न्यू मेट्रो सिटी, इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना कीजिएगा, मेरा ये मशवरा है, क्योंकि इनके गुजर खान में शायद एक प्रोजेक्ट था, उससे पहले एक और कहीं भी था। वहाँ के लोग रो रहे हैं और वो 40-50% नेगेटिव पे उनकी फाइल्स हैं। तो ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम है रियल एस्टेट की, लेकिन आपको बड़ा केयरफुल देखना है कि आपको कहाँ पैसा लगाना है। देखें, आपको आज एक अच्छी सोसाइटी में जो अच्छी पे काम करना है कि अच्छी कौन सी है, आपको सोसाइटी की फाइल 30-40-50% नेगेटिव में मिल जाएगी। आज से 3-4-5 साल बाद आपने इन्वेस्ट करना है होल्ड करने के लिए, नॉट टू सेल, नॉट टू रीसेल। जब भी अच्छी, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार के जिस पे आपको यकीन है कि ये कल को फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट कर देगी। जब फाइल आपकी प्लॉट में कन्वर्ट होगी, देयर इज 110% गारंटी कि आपकी फाइल डबल से ट्रिपल, उसकी वैल्यू से डबल से ट्रिपल होगी। अगेन इसमें सवाल आता है कि यार ये तो लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो महंगा होता है, बट ऐसा नहीं है। अगेन मैं किसी एक सोसाइटी की बात नहीं करूंगा, बट मैं जानता हूँ कुछ सोसाइटीज हैं, जैसे मैंने भी अलकबीर टाउन की बात की, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है अलकबीर ऑर्चर्ड में। अब वो बहुत स्लो डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल ना करने के बराबर है। बट अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो उनकी जो 3 या 5 मरले की फाइल है वो 12-14-15 हज़ार मंथली पे मिल जाती है, उससे भी कम पे मिल जाती है। इसी तरह उनके साथ अर्बन सिटी है, वहाँ 3 मरले की फाइल 8,500 मंथली इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। उनके सामने ऐसा गार्डन है, ये मैं सारा कालाशा काकू, क्योंकि वहाँ पे मेरी एक आधी फाइल है और फंसा हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। बट मैं होल्ड करके बैठा हूँ, मुझे पता है कि आज से कुछ अर्सा बाद डिलीवरी होंगी। एंड अगर आपके पास पैसा थोड़ा बेहतर है, आप अच्छा पैसा ज़्यादा महीने का 1,50,000, 1.5-2 लाख लगा सकते हैं, तो आप बहरिया टाउन या DHA वाली साइड पे कोई अपार्टमेंट लें एंड उसको अपार्टमेंट लेके उसको रेंट पे चढ़ाएं, क्योंकि अपार्टमेंट्स आर रिलेटिवली सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, क्योंकि वो डिलीवर हो जाते हैं नॉर्मली। बहरिया टाउन में भी हो जाते हैं एंड DHA में भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर कर देते हैं। महंगे होते हैं ऑफ कोर्स, बट उनसे ये है कि आपको रेंटल मिल जाती है अच्छी। तो ये है कि इस टाइम पे आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चीज़ें रिवाइव होंगी, स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा
थोड़ा सा टैक्सेशन की नॉर्मलाइजेशन होगी, शायद हुकूमत भी चाहेगी, क्योंकि ये सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की हिट नहीं है, इसकी वजह से हमारे सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर पे भी इम्पैक्ट है। तो कभी इनका वक्त आएगा, इन्होंने चलना है, और जब ये चलेगा तो ऑफकोर्स ये फाइलें वगैरह और ये सब कुछ बेहतर होंगी। बट अगेन इन्वेस्टमेंट करें डिलीवरी के लिए, नॉट फॉर द फ्लिपिंग। फ्लिप नहीं करना, लेके होल्ड करना है, एंड लेना भी वहां है जहां आपको यकीन है कि डिलीवर हो जाएगी। तो चौथी ये थी। बट जी तो ये 4 हो गई। अब एक और लो रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइक वेरी लो रिस्क आई वुड से, एंड दैट इज इंश्योरेंस पॉलिसीज। आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेके छोड़ सकते हैं, जैसे मल्टीपल कंपनीज हैं, जैसे आदम जी है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस है, IGI इंश्योरेंस है, एंड मैनी मोर। बट मैं सबको सजेस्ट करता होता हूँ हमेशा कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आप स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी लें, बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट बैक एंटिटी। एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे काम करती हैं, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 20 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें ये होता है कि आपको हर साल, मैं क्योंकि एनुअल पॉलिसीज पे काम करता हूँ, काम नहीं करता बट मुझे ज़्यादा नॉलेज है उसकी, तो मैं क्योंकि मेरी अपनी कुछ है, तो एनुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये होता है कि आपको साल के आखिर में एक थोड़ी सी अमाउंट देनी होती है, वो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी अमाउंट इंश्योर करवाई है। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो कि आप 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो 10 लाख आपको 20 सालों में स्टेट लाइफ को पे करना है। स्टेट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबको रिकमेंड भी यही करता होता हूँ कि वो स्टेट लाइफ की पॉलिसियाँ लें। उसकी रीज़न है वो मैं अभी बताता हूँ इस वीडियो में। बट अगर आप 20 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और आप 10 लाख इंश्योर करवाते हो, तो ये है कि आपको हर साल आई थिंक 50,000 हर साल आपको पे करना है। एंड 20 साल में आपने 10 लाख पे कर दिया, तो 20 साल में आपकी वो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। एंड उसमें आपको 10 लाख करंट रेट के मुताबिक, जो मेरी नॉलेज है या जो मुझे लोगों से पता चला है, एंड मेरे कुछ दोस्तों ने करवाई थी जो मेच्योर भी हुई हैं, तो वो तकरीबन 3.5 टाइम्स मिल जाता है। यानी कि आपने अगर 10-20 सालों में 10 लाख पे किया तो आपको 35-40 लाख मिल जाएगा। हाँ, 35-40 लाख के करीब मिल जाएगा आपको, 40 नहीं, खैर 35 या उससे नीचे ही मिलेगा। बट ये भी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है स्टेट लाइफ के साथ। अच्छा, मैं क्यों स्टेट लाइफ को प्रेफर करता हूँ एंड दूसरी पॉलिसीज को मैं थोड़ा डिस्करेज करता हूँ, उसकी रीज़न है कि थोड़ा हमें देखना होगा कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको रिटर्न कैसे कमा के देती हैं। जो ये दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं इंश्योरेंस वाली, ये क्या करती हैं, वही जिस तरह म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे लेते हैं और वो पैसे लेके आगे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से आपको रिटर्न देते हैं, ये दूसरी पॉलिसियां भी ऐसे ही करती हैं। अब फर्क क्या है स्टेट लाइफ में और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज में? स्टेट लाइफ आपके पैसे लेती है एंड वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करती है जहां रिस्क कम है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लाइफ की जो इनकम है वो रेंटल प्रॉपर्टीज से आती है। स्टेट लाइफ के पास पूरे पाकिस्तान में बहुत प्रीमियम लोकेशंस के ऊपर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं और वो उसने किराए पे दी हुई है। उसमें से जो रिटर्न आता है वो पॉलिसी होल्डर को हर साल एज ए बोनस वापस करती हैं। ठीक है। ऑन द ऑपोजिट साइड, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका पैसा लेते हैं और वो 99 आई वुड से 99 नहीं बट 90% ऑफ द टाइम्स वो आपका पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अब होता क्या है कि आपने पैसा दिया उन्हें एंड पैसा देके उन्हें आपने इन्वेस्ट करवाया। इन्वेस्ट करने से क्या होता है, अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई ना, आपने आज इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तब स्टॉक मार्केट 1 लाख पे थी, समझाने के लिए कह रहा हूं, और आज से 5 साल बाद स्टॉक मार्केट, जब आप 5 साल पूरे होते हैं और आप कहते हो यार मैं ऐसा करता हूं कि मेरे पास अब और पैसे नहीं है, तो मैंने जो अब तक जमा करवाए थे ना प्राइवेट पॉलिसी वाली कंपनीज को, वो मैं वापस लेता हूँ। तो आप जब वापस लेने जाते हो तो आप हर साल 50,000 दे रहे थे, मतलब 5 साल में आपने 2.5 लाख पे किया, तो आप 5 साल जाओगे तो 5 साल बाद जाओगे तो हो सकता है वो आपको कहेंगे यार वो जो आपका 5 लाख था, जो आपका 2.5 लाख था, वो तो कम हो गया, सारा 1.5 लाख रह गया, 1,70,000 रह गया, 1,50,000 रह गया। तो फिर हम लोग कहते हैं कि जी ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, ये तो कंपनियां फ्रॉड है। तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली। इसमें ना 2 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। पहली चीज, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो प्राइवेट कंपनी से, तो ऑलमोस्ट पहला पूरा प्रीमियम, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली पहला पूरा प्रीमियम आपकी फीसेस के नाम हो जाता है।
ठीक है, मतलब उनकी डिफरेंट टाइप की फीसेज होती है, इंटरनल चार्जेस होते हैं, वो उसमें एडजस्ट कर देते हैं, हम वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपने इन्वेस्ट किया था तब स्टॉक मार्केट का रेट कुछ और था, उस कंपनी के शेयर्स जो जो उसने लिए हुए थे वो ऊपर थे, तो जो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिले पॉलिसी के अगेंस्ट उनकी वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन उन यूनिट्स की जो अपनी वैल्यू है वो निकलती है उन शेयर से जहां पे वो इन्वेस्ट हुए होंगे। जब वो गिरे, यूनिट्स की प्राइस गिर गई, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वैल्यू गिर गई। तो 5 साल बाद जब आप लेने गए पैसे वापस, तो आपके यूनिट्स कम हो चुके हुए थे, यूनिट्स की वैल्यू कम हो चुकी थी, इसलिए आपको पैसे वापस नहीं मिले। तो ये फ्रॉड नहीं होता। इसके लिए सबसे जो गलती करते हैं एक आम इंसान जिसको नहीं है नॉलेज और वो लोगों के कहने पे पॉलिसियां ले लेता है, वो ये है कि वो कभी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ता, ठीक है। और ये जो बैंक्स होते हैं या जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई होती है, या जो सेल के बंदे होते हैं, इनके इंश्योरेंस पॉलिसीज वालों के सेल रेप जो होते हैं, यार इनका काम है फाइलें बेचना, वो आपसे चीजें छुपाएंगे, वो आपको चीज की नेगेटिव साइड नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। वो आपका अपना काम है, थोड़ा पढ़ें, स्टडी करें, लोगों से डिस्कस करें, किसी के कहने पे आप अपनी हार्ड अर्न मनी यूं ना फंसाएं कहीं पे भी, सही है। स्टेट लाइफ ऑन द अदर हैंड क्यों मुझे पसंद है, क्योंकि मेरी अपनी पॉलिसियां वहां पर है। उसकी रीजन ये है कि मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे ऑफिस में मेरे सीनियर्स, उन्होंने मिच्योर करवाई हैं, 4 टाइम्स 3.5 टाइम्स उनको रिटर्न्स मिले हैं। प्लस मैंने थोड़ी स्टडी की है, तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वॉलेटाइल नहीं है, वो स्टॉक मार्केट से उतनी लिंक नहीं है, वो उनके प्रॉपर्टीज से की इनकम है, किराए पे चढ़ी हुई हैं उनकी प्रॉपर्टियां, उनसे वो किराए लेते हैं और वो किराया पॉलिसी होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए स्टेट लाइफ इज वेरी गुड मेरे हिसाब से। तो एक ये इन्वेस्टमेंट मैंने अपॉर्चुनिटी बता दी। अच्छा जी, मैंने ये 5 तरीके बता दिए हैं इनकम के, या 5 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बता दी है। इसके अलावा थोड़ी नॉन कन्वेंशनल साइड पे भी अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे मैं आपको सिर्फ अभी उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट हाईलाइट कर दूंगा। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, सेकेंडली आप अमेजोन पे वो बना सकते हैं, अमेजोन पे आप सेलिंग कर सकते हैं प्राइवेट लेबल और FBA एंड पता नहीं क्या क्या, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉप्स बना सकते हैं। लेकिन ये सब वो चीजें हैं जो एक्टिव बिजनेस हैं, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट केस। थोड़ा डिफरेंस समझिएगा कि जो मैंने पहले बताई है उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैसा लगाना है, आपको हर वक्त उस पर इन्वॉल्व नहीं रहना। हाँ, स्टॉक मार्केट में किसी हद तक रहना पड़ता है, बट वो भी आपकी अगर पॉलिसी लॉन्ग टर्म होल्ड है तो आपको डेली चीजें देखने की जरूरत नहीं है। बट ये जो बाकी चीजें मैंने भी बताई हैं, अमेजोन हो गया, क्रिप्टो करेंसी, इतनी वॉलेटाइल मार्केट है कि आपको डेली देखनी ही पड़ती है, अगर हाँ, अनलेस कि आपने उसमें भी लॉन्ग टर्म व्यू रखा हुआ है। अमेजोन इज अ एक्टिव बिजनेस, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में दराज हो गया, कोई और ऑनलाइन फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, उसके थ्रू सेलिंग बाइंग, वो एक्टिव बिजनेसेस हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए उस पर मैंने वीडियो में कुछ बात नहीं की, बट मकसद था कि आपको थोड़ा कन्विंस किया जाए कि आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आए, पैसा बचाएं एंड सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स की जान छोड़ दें, पैसे को यूज़ करें एंड पैसे से पैसा बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई इनपुट हो, फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं लाजमी आपकी बात को सुनूंगा एंड जहाँ मुझे रिस्पॉन्ड करना होगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम जल्दी किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।